अस्सलाम वालेकुम। मेरे MBA के जहाँ बस सिपाही हो। हमारा टॉपिक चल रहा है कैश बजट का और ये उसकी प्रैक्टिस है। पेज 148 के ऊपर गिटमैन का चैप्टर 4 में ये क्वेश्चन है। पूरा एक फुल फ्लेज सिनेरियो है कैश बजट का, जिस तरह का एग्ज़ाम में पॉसिबल है आने का। उसके बाद फिर मैं आपको होमवर्क की डिटेल दूंगा कि आपने इसमें होमवर्क में कौन से जो क्वेश्चंस हैं गिटमैन में से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं जनाब। क्वेश्चन का सिनेरियो सबसे पहले डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ। क्वेश्चन का सिनेरियो है जनाब कि जर्नोब एंटरप्राइजेस हैड सेल्स ऑफ 50,000 इन मार्च, 60,000 इन अप्रैल। तो सबसे पहले तो उसने जनाब हमें डाटा दिया है रिगार्डिंग सेल्स। 50,000 दिए मार्च की, 60,000 दिए अप्रैल। फिर उसने कहा फोरकास्टेड सेल्स ऑफ मई, जून एंड जुलाई। मई, जून और जुलाई की सेल्स को फोरकास्ट किया गया और जो है 70, 80 और 1 लाख रिस्पेक्टिवली। अब ये सारा डाटा जो है, जिस तरह के मैंने पीछे फॉर्मेट्स में सिखाया कि ये जो कैश रिसीट्स की वर्किंग है ना, वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करें, वहाँ पे ये यूज़ होगा कैश रिसीट्स को फोरकास्ट करने के लिए, क्योंकि सेल्स की फोरकास्टिंग की बेस। द फर्म हैज़ अ कैश बैलेंस ऑफ $5,000 ऑन May 1st। ये 1 मई मीन्स के मई के मंथ का ओपनिंग बैलेंस उसने दे दिया आपको। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जनाब, ये मई के मंथ का ओपनिंग। एंड विशेस टू मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 5,000। ये मिनिमम कैश बैलेंस की रिक्वायरमेंट है, ये कैश बजट के फॉर्मेट में है। गिविंग द फॉलोइंग डाटा, प्रिपेयर एंड इंटरप्रेट अ कैश बजट फॉर द मंथ्स ऑफ मई, जून एंड जुलाई। तो ये तो बात क्लियर होगी कि हमने कैश बजट बनाना है मई, जून और जुलाई का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट से। कंपनी का नाम आ जाएगा ऊपर। कंपनी का नाम है जनाब जर्नोब एंटरप्राइजेस, जर्नोबल एंटरप्राइजेस। और कैश बजट आ जाएगा हमारे पास हेड। और उसके बाद फॉर द मंथ ऑफ, ये है फॉर द मंथ्स, जिसमें हमारे पास ये 3 महीने मई, जुलाई। ठीक हो गया जनाब। अब सबसे पहले हम महीने यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मंथ्स है हमारे पास जनाब 3। पहला है मई, दूसरा है जनाब जून, तीसरा है जनाब जुलाई। अब फॉर्मेट उतारते हैं सबसे पहले, फिर वर्किंग्स करके इसमें पुट करते जाएंगे। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर आएंगे जनाब कैश रिसीट्स। उसके लिए हम वर्किंग 1 करेंगे, स्केड्यूल 1 जो बनाएंगे हम। फिर आएंगे जनाब जो कि लेस होनी है बेसिकली, कैश डिस्बर्समेंट्स। ठीक हो गया। इसके लिए वर्किंग 2 बना लेंगे हम, स्केड्यूल 2 जो है वर्किंग 2 हो जाएगा। तो इन दोनों में से जब हम डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे। उन नेट कैश फ्लोज में हम ऐड करेंगे जनाब ओपनिंग बैलेंस, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है मई का 5,000। बाकी हम वर्कआउट करेंगे फॉर्मेट में से जून और जुलाई का। जब हम नेट कैश फ्लोज में ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जनाब क्लोजिंग बैलेंस। जब क्लोजिंग बैलेंस वर्कआउट कर लेंगे, इसमें से हम लेस करेंगे मिनिमम बैलेंस, जो कि हमारे पास है जनाब 5,000 ही है, वो भी सेट फोर्थ। तो ये तीनों पीरियड्स के लिए 5,000 का मिनिमम बैलेंस भी हमने एंड में लेस करना होगा। तो फाइनली हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो हमारे पास सरप्लस कैश आएगा या एक्सेस कैश आएगा, सरप्लस या एक्सेस कैश। ठीक हो गया। या फिर जनाब हमें फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट, ठीक है। नेगेटिव आया तो फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड, पॉजिटिव आया तो सरप्लस कैश। अब हम मूव करते हैं अपनी वर्किंग्स की तरफ। तो सबसे पहले तो वर्किंग आ जाएगी हमारे पास, स्केड्यूल 1 आ जाएगा, जो कि बेसिकली है कैश
रिसीट स्केड्यूल। जो कैश रिसीट स्केड्यूल है ना, उसके लिए हमें ये जो सेल्स फोरकास्ट का डाटा ये हम यूज़ करेंगे जो हमने सवाल में पढ़ा है, और फिर उसमें से हम टोटल करके टोटल कैश रिसीट्स निकाल लें। सवाल को अगर मैं कंटिन्यू करूं तो उसने जो पहली 2 पॉइंट्स पिकअप किए हैं वो कैश रिसीट स्केड्यूल से बेस्ड है। फॉर एग्जांपल द फर्म मेक्स 20% ऑफ सेल्स फॉर कैश, यानी जो फोरकास्टेड सेल्स हैं और हमारे पास जो डाटा है उसमें से 20% कैश है, 60% आर कलेक्टेड इन द नेक्स्ट मंथ, 60% जो है अगले महीने में मिलती है, यानी ये क्रेडिट सेल्स हैं जो 1 मंथ के बाद रिकवर होती है। और फाइनली एंड द रिमेनिंग 20% आर कलेक्टेड इन द सेकंड मंथ फॉलोइंग सेल। ठीक हो गया। और फिर बाकी की जो 20% बच जाती हैं टोटल में से, क्योंकि 20 पहले कैश होगी, 60 पहले महीने की, 1 महीने के बाद वाला क्रेडिट हो गया, और 20 2 महीने के बाद है, सेकंड मंथ फॉलोइंग सेल, सेल होने के 2 महीनों के बाद वो रिकवर होगी। तो ये 1 मंथ लैग 2 मंथ लैग का प्रोपोर्शन बता दिए गए फोरकास्टेड सेल्स में से, और साथ में हमें कैश सेल का पोर्शन भी बता दिया गया। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर उतार लेते हैं जनाब फोरकास्टेड सेल्स। ये आगे जनाब हमारे पास फोरकास्टेड सेल्स या सेल्स फोरकास्ट भी इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमें 5 महीने लेने हैं क्योंकि 2 महीने पीछों का इफेक्ट आएगा यहाँ पर। तो ये फिर वही मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक चलेगा। तो ये आ गया आपके पास जनाब मार्च, ये आ गया अप्रैल, ये आ गया जनाब मई, ये जून। और फोरकास्टेड सेल्स की अगर मैं बात करूं तो वो है मार्च की 50,000, अप्रैल की 60,000, मई की 1000, जून की 80,000 और जुलाई की 1 लाख। ये सारा डाटा मैंने ऑलरेडी रीड किया है, ये देख सकते हैं आप। ये सारा 70, 80, 100 और 60,000 और 50,000 मार्च और अप्रैल का ये सारा दिया हुआ था सवाल में, मैंने वहीं से उठा के यहाँ पे पुट किया। उसके बाद उसने हमें जो ब्रेकअप दिया है वो ये दिया है कि इसमें से जो कैश सेल का पोर्शन है ना वो है जनाब 10%, और जो अकाउंट्स रिसीवेबल से कलेक्शन हो रही है ना उस कलेक्शन में बाकी की जो 80% सेल है उनका ब्रेकअप यूँ है कि 1 मंथ लैग यानी 1 महीने बाद 60% आ जाती है, और 2 मंथ लैग यानी 2 महीनों के बाद बकाया की 20% फोरकास्टेड सेल में से हम रिकवर कर लेते हैं। तो हम इसका वो बना लेते हैं जनाब। अब वर्किंग सारी कैलकुलेशन करनी है। सिंपली मैंने ये जो फोरकास्टेड सेल है इसके ऊपर ये परसेंटेजेस अप्लाई कर देंगे जो उसकी ब्रेकअप की उसने दिया। 10% ऑफ सेल, सॉरी ये 20% था कैश सेल, माई मिस्टेक है, ये लिखा हुआ 20% कैश सेल्स को हम वर्कआउट करते हैं तो ये आ जाएगा 10,000, ये आ जाएगा जनाब 12,000, ये 14,000, ये 16,000 और ये 20,000। जब 1 मंथ लैग की हम बात करेंगे इसका मतलब मार्च का 60% अप्रैल में, अप्रैल का मई में, मई का जून में, जून का जुलाई में। तो 60% लेते जाएंगे, मार्च का 50,000 का 60% लेंगे तो अप्रैल में हमारे पास 30,000 आ जाएगा। इसका मतलब है कि मार्च का 60% 30,000 हमें अप्रैल में वसूल होगा। फोरकास्ट कर रहे हैं हम, बजट कर रहे हैं सेल्स के रिगार्डिंग। इसके बाद जब हम अप्रैल में मूव करेंगे और 1 महीने के बाद उसका 60% रिकवर होगा तो 60,000 का 60% 36,000 हमें मई में मिलने की उम्मीद है। मई के 70 में से 60%, मई के 70 में से 60% जो है ये जून में आएगा 42,000, और जून के 80,000 का 60% 48,000 आएगा जुलाई में। सिमिलरली 2 मंथ लैग में मार्च का 50,000 का 20% 2 महीनों के बाद, यानी मार्च गुजरने के बाद, अप्रैल गुजरने के बाद मई में ये वसूल होगा तो ये 10,000 इधर आ जाएगा। इस तरह अप्रैल का 2 मंथ्स का लैग जो है 20% का 12,000 इधर आ जाएगा जून में, और मई का 70,000 का 20% 14,000 आ जाएगा जुलाई में। सेकंड पॉइंट में से क्या था, फर्म रिसीव्स अदर इनकम ऑफ 2,000 पर मंथ। अदर रिसीट्स हैं हमारे पास, ये अदर इनकम आप कह लें, ये हमारे पास अदर रिसीट्स या अदर इनकम आ।
ये 2000 पर मंथ है, तो हर महीने में 2000 पुट अप कर दिया जाए। जब इन सब का टोटल किया जाएगा तो ये हमारी टोटल कैश रिसीट्स आ जाएगी, जो हमारे कैश बजट का पहला स्टेप था। तो इनका टोटल कर लेते हैं जनाब। जब मैं मई के महीने का टोटल करूँगा तो ये होगा 14 और 36, 50, 10, 60 और 2, 62,000, और 16 और 42, 58 और 12, 70 और 2, 72,000 जून का। जुलाई का आ जाएगा 20 और 48, 68 और 14, 82 और 2, 84,000 हमारे पास यहाँ पर जनाब आ जाएगा टोटल कैश रिसीट्स का जुलाई का। तो ये 62, 72, 84,000 जो है ये हम पुट कर सकते हैं अपने कैश बजट। तो यहाँ मई में आ जाएगा 62,000, जून में आ जाएगा 72,000, जुलाई में आ जाएगा 84,000। अब हम मूव करेंगे कैश डिस्बर्समेंट की वर्किंग नंबर 2 के ऊपर। ठीक है जनाब, यहाँ पे जनाब हम स्केड्यूल बना लेते हैं वर्किंग नंबर 2 कैश डिस्बर्समेंट स्केड्यूल। अब जो बाकी के पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे डिस्बर्समेंट से एसोसिएटेड, जिसमें पॉइंट नंबर 3 जो है वो परचेज की एस्टिमेटेड फोरकास्ट से है, जिसमें वो कहता है द फर्म एक्चुअल और एक्सपेक्टेड परचेजेस ऑल मेड फॉर कैश। अब यहाँ पर उन्होंने एक आसानी कर दी है हमारे लिए। अब हमें पिछले 2 महीनों का इम्पैक्ट नहीं लेने की ज़रूरत, क्योंकि उसने कहा है कि सारी की सारी परचेजेस ही कैश पे हो रही हैं। इसका मतलब है जिस मंथ में है उसी मंथ में होंगी, तो इसका मतलब है हमें सिर्फ ये जो कैश डिस्बर्समेंट स्केड्यूल है ना वो 3 महीनों का ही बनाना पड़ेगा, मई से लेकर जुलाई तक का, मई, जून और जुलाई का। तो पहले तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फोरकास्टेड परचेजेस। ये आगे जनाब हमारे पास फोरकास्टेड परचेजेस या परचेज फोरकास्ट, उसके 3 महीने हैं हमारे पास जनाब, मई, जून और जुलाई। फोरकास्टेड परचेज है 50,000, 70,000 और 80,000। तो मई में आ जाएगा 50, जून में आ जाएगा 70 और जुलाई में आ जाएगा 80,000। इसके बाद उसने कहा क्योंकि ये कैश है तो ये हम सारी की सारी करंट पीरियड की करंट मंथ में लिख देंगे। कैश परचेज ये 100% कैश है, तो मई के 50,000 मई में आ जाएगा, जून का 70,000 जून में आ जाएगा, जुलाई का 80,000 जुलाई में आ जाएगा। अगर वो क्रेडिट परचेजेस का जिक्र करेगा या लेट पेमेंट का जिक्र करेगा तो फिर वही जिस तरह मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था, हमें 1 मंथ लैग और 2 मंथ लैग के साथ अकाउंट्स पेबल की जो पेमेंट है उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जिस तरह हमने इधर क्रेडिट सेल्स के लिए किया था कैश रिसीट स्केड्यूल में। अब आगे मूव ऑन करते हैं जनाब। परचेज वाला सेगमेंट कंप्लीट हो गया, एडजस्टमेंट 3 हो गया, जिसमें रेंट इज 3,000 पर मंथ। तो जनाब ये रेंट आ गया हमारे पास, तो ये आ जाएगा रेंट पेड, ये आ जाएगा 3,000 पर मंथ, हर महीने में 3,000 का ये आउटफ्लो। चौथी एडजस्टमेंट है वेजेस एंड सैलरीज आर 10% ऑफ प्रीवियस मंथ सेल्स। अब वो कहता है कि जनाब वेजेस और सैलरीज जो है ना वो पिछले महीने की सेल का 10% है। ठीक हो गया। अब इसमें हमें एक वर्किंग करनी पड़ेगी, वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है, इसका मैं हवाला दे देता हूँ वर्किंग नंबर 3, और यहाँ पर अलहदा से आप कहीं लेफ्ट राइट में इसको कर सकते हैं। वर्किंग 3 वेजेस एंड सैलरीज, जिसका क्राइटेरिया क्या है, 10% ऑफ प्रीवियस मंथ सेल्स। ठीक है जनाब। अब इसके रिगार्डिंग हमारे पास मंथ्स हैं जनाब, मई, जून,
और जुलाई। ये वर्किंग मैं सेपरेट सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि मैंने ये कैसे वर्कआउट किया है। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके यहाँ लिख सकते हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ये कोई इतनी बड़ी वर्किंग नहीं है जिसके लिए आपको अलग से वर्किंग करनी पड़े। बेसिक्स ही आपने यानी मई के लिए अप्रैल की सेल्स, ये अप्रैल है, इसकी सेल्स 60,000 है, इसका 10% ले लेना है आप, 10%। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर वेजेस एंड सैलरीज का जो ब्रेकअप है वो इस तरह आ जाएगा कि मई में अप्रैल के 60,000 का 10% ये 6,000 आ जाएगा। जून के अंदर मई की सेल का जो कि 70,000 थी, इसका 10% 7,000 आ जाए। जुलाई में जून की जो सेल थी 80,000, उसका 10% आ जाएगा, ये 8,000 आ जाए। तो ये हम ऊपर ही फॉर्मेट में उतार लेते हैं, 6,000, 7,000 और 8,000। इसके बाद जनाब कैश डिविडेंड है, 3,000 विल बी पेड इन जून, ये सिर्फ जून में पे होगा। तो हम लिखेंगे डिविडेंड पेड या कैश डिविडेंड भी आप इसको कह सकते हैं, पेड या कैश डिविडेंड 3,000, और ये सिर्फ हम जून में 3,000 पुट करेंगे। उसके बाद वो कहता है जनाब पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑफ 4,000 इज ड्यू इन जून। 4,000 की हम कोई इंस्टॉलमेंट, लोन इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे कि लोन इंस्टॉलमेंट, जिसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों अपने आप आ जाएगा। वरना आप एग्जैक्टली वो लफ्ज़ भी लिख सकते हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं कि पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं उसको मॉडिफाई करके अपनी स्पेस में एडजस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद वो कहता है कैश परचेज ऑफ इक्विपमेंट है, आपने मशीनरी खरीदनी है, कोई इक्विपमेंट खरीदना है, 6,000 का, ये जुलाई में खरीदना है। तो आप कहेंगे परचेज ऑफ इक्विपमेंट या एक्विजिशन ऑफ इक्विपमेंट, परचेज ऑफ इक्विपमेंट जो कि 6,000 है और ये जुलाई में। फाइनली लास्ट एडजस्टमेंट टैक्स ऑफ 6,000 इज ड्यू इन जून। टैक्स पे करेंगे हम जनाब, टैक्सेस पेड जून में हमने पेमेंट करेंगे इसकी 6,000। हम फोरकास्ट करें ये ज्यूम करते हुए कि अगर हमने पे कर दिया तो क्या बच जाएगा हमारे। तो जनाब फाइनली अब इन तीनों मंथ्स का हम जो टोटल कर लेंगे तो ये हमारे पास फोरकास्टेड कैश डिस्बर्समेंट्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास टोटल कैश डिस्बर्समेंट्स आ जाएंगे। सम कर लेते हैं जनाब, 50 + 3 53 + 6 59,000 की तो जनाब आ जाएंगी मई में। जून की बात करें 70 + 3 73 + 7 80 80 + 3 83 + 87 और 6 93,000 डॉलर्स हमारे पास जून में आ गए। जुलाई में जाते हैं तो 80 + 3 83 83 + 8 81 91 और 6 ये 97,000 की कैश डिस्बर्समेंट आ जाएगी हमारे पास जनाब जुलाई के अंदर। अब हम इसको पुट कर सकते हैं ऊपर अपने कैश बजट के अंदर, 59 93 और 97, तो जिसकी मदद से हम अपना कैश बजट मुकम्मल कर लेंगे। डिस्बर्समेंट में ये आ गया जनाब 59,000 मई में, 93,000 जून में और 97,000 जुलाई में। तो नेट कैश फ्लोज में डिफरेंस ले लें, 62 - 59 ये 3,000 का पॉजिटिव आ जाएगा। 72 में से 93 जब हम निकालेंगे तो ये 21,000 का नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा। और जब 84 में से 97 निकलेगा तो ये 13,000 का नेगेटिव नेट कैश फ्लो आ जाएगा। अब ओपनिंग बैलेंस हमें मई का दिया हुआ है, उसकी बेस पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस 8,000। अब इसी की बेस पे मैं वर्कआउट कर सकता हूँ यहाँ पर, ये 8,000 इसका क्लोजिंग है, ये अगले मंथ का ओपनिंग है। मैंने पिछले सवाल में एरो से उसको करके दिखाया था एग्जांपल में, जो इंट्रो लेक्चर में। वो एरो आपने कभी भी बनाने नहीं है, वो जो समझाने के लिए मैंने बनाए थे। अदरवाइज आपके माइंड में होना चाहिए ये स्टेप कैसे परफॉर्म होगा कि क्लोजिंग बैलेंस 1 महीने का निकलेगा, उसको अगले का ओपनिंग लेंगे। तो जनाब जब 8,000 का ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव होगा और 21,000 का नेट कैश फ्लो नेगेटिव होगा तो ये 13,000 का नेगेटिव बैलेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। फिर ये 13,000 का बैलेंस अगले महीने कैरी फॉरवर्ड होगा तो 13 नेगेटिव और उसके 13 नेगेटिव कैश फ्लोस, ये 26,000 का नेगेटिव क्लोजिंग बैलेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब
मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी 5000 हर मंथ, इसके ऊपर जो बैलेंस है इसके ऊपर हमने रखना है। तो सरप्लस कैश आ जाएगा मई का 3000, और जो रिमेनिंग 2 मंथ्स है उसके ये 13 जमा 5 18,000 नेगेटिव की फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड आ जाएगी, और इसकी 31,000 की नेगेटिव फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड आ जाएगी। अब ये चीज़ ये बता रही है कि अगर कंपनी चाहती है कि स्मूथली अगले 3 महीनों का इनका जो कैश का निज़ाम है वो चलता रहे, तो उनको 31,000 तक की जो फाइनेंसिंग है वो बैंक से शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग या जो भी आप कह लें कि लेंडिंग का कोई जो ऑप्शन है वो अवेल कर लेनी चाहिए। अब इस सवाल की बेस पर जो क्वेश्चंस आप होमवर्क में कर सकते हैं गिटमैन की बुक में से, वो काइंडली नोट कर लें आप। पेज 148 के ऊपर ही है प्रॉब्लम 4-7। ये बेसिकली है कैश रिसीट की प्रैक्टिस है, कैश रिसीट स्केड्यूल जो वर्किंग वन है उसकी प्रैक्टिस। सर प्रॉब्लम 4-8 है, ये कैश डिस्पर्समेंट की प्रैक्टिस। ये दोनों जो है ना इसी पेज पे है। उसके बाद प्रॉब्लम 4-11 है, ये फुल क्वेश्चन है, फुल सिनेरियो है, जैसे ही मैंने आपको कराया है फुल सिनेरियो है, और ये है गालबन पेज 149 पे। ठीक है, इसके बाद आपके पास है सेल्फ टेस्ट प्रॉब्लम है 4-2, ये भी फुल सिनेरियो है, कोई डिफरेंस नहीं है, यही फॉर्मेट्स हैं, यही वर्किंग है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इस पर ग्रिप आ जाएगी।